हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। माय नेम इज तबस्सुम और आज की वीडियो गाइस मैं फिर से लेकर आ गई हूँ 12th एनआईएस वाले बच्चों के लिए। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ हम ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 19 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है हमारे संसाधन। सो गाइस, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स, नोट्स भी आप इनको कह सकते हैं, टॉपिक्स भी कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। पूरे चैप्टर का निचोड़ आपको इस वीडियो के थ्रू आउट मिल जाएगा इस चैप्टर का। सो वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। सो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देखते हो कि इस सीरीज़ में जो है हम पूरे 12th का ज्योग्राफी का सिलेबस इसी तरीके से कवर कर रहे हैं। एक एक चैप्टर करके हम हर चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको हर एक चैप्टर के बताती हूँ विद आंसर, ठीक है। सो अगर अभी तक आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, मतलब अगर अभी तक आपके चैप्टर नंबर 1 से 18 तक क्लियर नहीं है, आपको नहीं पता उनके नोट्स कहाँ हैं, तो उन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एकदम सीरियल वाइज लगा हुआ। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 19 को। और अगर आपको PDF फाइल चाहिए इन सारे सिलेबस की, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पर आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। सो अगर टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको जब ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको सारे PDF मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर अभी तक आपको यही नहीं पता कि ज्योग्राफी का पेपर कैसा आएगा, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से अपलोड की थी। उसके लिए आप एक प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं 12th एनआईएस सैम्पल क्वेश्चन पेपर के नाम से। सो गाइस, 12th एनआईएस सैम्पल क्वेश्चन पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर जब आप देखेंगे तो आपको ना केवल ज्योग्राफी का पेपर समझाया जाएगा, बाकी इसके अलावा 12th क्लास के बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ समझाए गए हैं, तो एक बार देख लेना। चलिए गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में जैविक संसाधनों के वितरण का संक्षिप्त विवरण देना है। तो जैविक संसाधनों में चल और अचल अर्थात वनस्पतियां और जीव जंतु दोनों चीज़ें सम्मिलित हैं। बात करें भारत जैविक संसाधनों की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है, काफ़ी सारे जैविक संसाधन यहाँ पाए जाते हैं। भारत के विभिन्न जैविक संसाधन निम्नलिखित हैं, जो कि आप देख सकते हैं। जैसे कि पहला है वन, तो हमारी पहली हेडिंग होगी गाइस जिसकी वन। भारत की 7,55,00,000 हेक्टेयर भूमि वनाच्छादित है। यह देश के कुल क्षेत्रफल का 23% है, करीब 23% है। और देश के विभिन्न भागों में वनों का वितरण समान नहीं है, यानी देश के अलग अलग हिस्सों में वनों का वितरण एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। अगर बात करें अंडमान निकोबार की, तो उसके द्वीप समूह के कुल भाग का केवल 87% जो है वनाच्छित है, यानी वहाँ पर वन है, जबकि हरियाणा में मात्र 4%। भारत की राष्ट्रीय वन नीति में 1/3 भूभाग के वनाच्छित होने की आवश्यकता रेखांकित की गई है। दूसरी हेडिंग गाइस हम लोग की वन्य जीव। विश्व में पाई जाने वाली 10.5 लाख पशु प्रजातियों का करीब 7.46%, 75,000 पशु प्रजातियां भारत में हैं। और भारत में पक्षियों की 1200 से अधिक प्रजातियां हैं। कितनी? 1200 से भी ज़्यादा। देश के कई राज्यों में विशालकाय हाथी भी मिलते हैं, जबकि मरुस्थल क्षेत्र में ऊंट बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। बंदरों और हिरणों की अनेक प्रजातियां हैं, और कुछ प्रजातियां जैसे कि शेर, चीता, ये तो बहुत ही अब कमी से मिलते हैं, दुर्लभ हो गए हैं। उनके संरक्षण के इसलिए प्रयास किए जा रहे हैं। चलेगा, इस वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर हमारे जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। कीप स्टडी इन पाई स्टडी। चैनल पर पहली बार आ रहे हो, विजिट कर रहे हो, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कर रखा है तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे बढ़ लेते हैं। तीसरी हेडिंग है गाइस हम लोगों की पशुधन के। भारत में विश्व की सर्वाधिक भैंसें हैं। विश्व की सर्वाधिक भैंसों का 57% है, जबकि गाय और बैल केवल 15% हैं। बकरियां और भेड़ें भी बड़ी संख्या में विभिन्न राज्यों में हैं, और बहुत से क्षेत्रों में पशुपालन व्यवसाय की परंपरा रही है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हेडिंग है गाइस आपकी मत्स्यिकी, जिसको मत्स्यिकी बोलते हैं। मत्स्यिकी का मीनिंग होता है जब हम मछली पालन करते हैं, उसको बोलते हैं। भारत में अतः स्थलीय और सागरीय दोनों प्रकार की मात्स्यिकी मिलती है। इसके अलावा एस्चुरीय और पेरल मात्स्यिकी भी पाई जाती है, मत्स्यिकी भी पाई जाती है। जैसा कि स्वाभाविक है कि तटीय राज्यों का हिस्सा मत्स्यिकी उत्पादन में ज़्यादा है। कुल उत्पादन का 37% अतः स्थलीय या स्वच्छ जल वाली मछलियों का होता है। विभिन्न प्रकार की मछलियों की 1800 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ भारत में मिलती हैं। सो गाइस, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लिया है, जिसके अंदर आपसे पूछा गया कि भारत में जैविक संसाधन किस तरीके से विवरित हैं, उनका वितरण बताना है, किस हिस्से में क्या पड़ा है। तो वन, वन्य जीव, पशुधन और मत्स्यिकी, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं पहले क्वेश्चन के अंदर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। भारत में संसाधनों के उपयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। भारत का विशाल उपजाऊ मैदानी भाग और विपुल खनिज संपदा सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाएं प्रशस्त करते हैं।
भारत जो है सदियों से कृषि प्रधान देश रहा है। हाल के दशकों में बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति और आर्थिक विकास को गति देने के प्रयासों से संसाधनों के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है। एक तरफ कृषि क्षेत्र में प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाने के सफल प्रयास हुए हैं और दूसरी तरफ अनेक आधुनिक उद्योगों की स्थापना भी हुई है। तेज विकास को संभव बनाने के लिए सड़क, पानी, बिजली, ऐसी ये जो आधारभूत सुविधाएं हैं इनकी तरफ ध्यान दिया गया है। और संसाधनों का उपयोग करते समय यह आवश्यक है कि अधिकतम उत्पादन और अधिकतम लाभ की प्रेरणा से बचा जाए। ऐसा ना हम सोचे कि बस हमें अधिकतम उत्पादन करना है, उससे लाभ ही कमाना है और सामाजिक लाभों को ज़्यादा महत्व दिया जाए। मसलन मृदा अपरदन, वननाशन, अतिचराई और वनों के प्रबंधन की तरफ ध्यान ना देने से क्या होता है, उर्वर मृदा जैसे बहुमूल्य संसाधनों का ह्रास हो रहा है। इसी प्रकार बढ़ती आवश्यकताओं के लिए जल संसाधनों के बिना सोचे समझे इस्तेमाल से कई स्थानों पर भूमिगत जल स्तर की चिंताजनक कमी भी आई है। जब आप बेकार में पानी का इस्तेमाल करोगे उल्टा सीधा तो फिर तो कई जगहों पर फिर कमी आ ही जाएगी पानी की। संसाधनों के समुचित उपयोग पर जोर देने की आवश्यकता है जिससे कि सतत पोषणीय विकास जिससे संभव हो जाए। सो गाइस, हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लिया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि भारत में संसाधनों के उपयोग पर हमने एक संक्षिप्त यानी किस तरीके के से हमें यहाँ पर जो भारत के अंदर संसाधन है उनका उपयोग करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। आगे बढ़ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको शो कर देती हूँ गाइस। थर्ड क्वेश्चन है आपका भी, हम 5 क्वेश्चन ही करेंगे यहाँ पर। सो गाइस, हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है संसाधनों का उपयोग से आप क्या समझते हैं, यह संस्कृति किस तरीके से जुड़ा हुआ है। मतलब संसाधन का जो उपयोग है उसका क्या मतलब है और संस्कृति से इसका क्या कनेक्शन है। सो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करता है। यह उपयोग उसके सांस्कृतिक विकास पर निर्भर है। विश्व के कई देश ऐसे हैं जो प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी उनका सही से उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि इस उपयोग के लिए आवश्यक संस्कृति है। यहाँ संस्कृति से अभिप्राय तकनीकी ज्ञान, उपकरणों, मशीनों, परिवहन और संचार के साधनों, शिक्षा, प्रशिक्षण, व्यावसायिक दक्षता आदि इन सभी पहलुओं से है। संस्कृति इन सभी चीज़ों से मिलती है। तो ऐसी संस्कृति के अभाव के कारण ही अफ्रीका महाद्वीप के कई देश प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद भी पिछड़े हुए हैं। इस तथ्य को कुछ उदाहरणों से समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी समुदाय के पास अच्छी उपजाऊ भूमि है। उस भूमि का उपयोग करने के लिए आवश्यक है कि वहाँ के लोग खेती करना जानते हों। ये एक चरण हुआ। अच्छी व ज़्यादातर पैदावार वाली खेती के लिए उन्हें उन्नत बीजों, इसके अलावा उर्वरक, कीटनाशक, इनके उपयोग की समझ भी होनी चाहिए। ये इसकी बात का दूसरा चरण है। अच्छी पैदावार के बाद उसके भंडारण और विपणन की व्यवस्था भी उन्हें आनी होनी चाहिए। इसके बाद ही वे अतिरिक्त पैदावार का प्रसंस्करण कर उसके बेहतर उपयोग को सुनिश्चित कर सकेंगे। सो गाइस, ये हमने थर्ड क्वेश्चन देख लिया है जहाँ पर हम बता रहे हैं कि संसाधनों का उपयोग किस तरीके से करना है और संस्कृति से कैसे कनेक्ट होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है कि संसाधनों के संरक्षण से आप क्या समझते हैं और संसाधनों के संरक्षण विभिन्न विधि आपको बतानी है किस तरीके से हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। सो गाइस, संसाधनों के संरक्षण से तात्पर्य है, सबसे पहले आपको अर्थ बताना है कि संसाधनों के संरक्षण का अर्थ या तात्पर्य उनका इस तरीके से उपयोग करना है कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। ऐसा ना हो जितने भी संसाधन हैं हम उनको अभी के अभी खर्च कर लें और आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ भी ना छोड़ें। तो अपनी आवश्यकताएं तो पूर्ति करें ही करें, साथ ही भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम उनको छोड़ के जाएं। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे है कि संसाधनों का उपयोग सही ढंग से हो और उनका कोई अपव्यय का मतलब उनकी बर्बादी, बेकार में आप उनको खर्च कर रहे हो या फिर दुरुपयोग ना हो। संसाधनों के अति उपयोग से भी बचा जाना चाहिए। आज समस्त विश्व संसाधनों के बेहिसाब उपयोग से उनके खत्म होने के खतरे को लेकर चिंतित है। क्योंकि देखो, पूरे विश्व के अंदर हम इतना अंधाधुंध संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, चाहे प्राकृतिक संसाधन हो, वनस्पतियां हो, कुछ भी ऐसी चीज़ हो, पशु पक्षी, जीव जंतु, इन सभी को हम धड़ल्ले से ख़त्म किए जा रहे हैं, चाहे हमारे वनस्पति हो, कुछ भी हो। तो ये तो इस तरीके से सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी ना भाई, हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि और उनके साथ ही उपयोग में वृद्धि ने संसाधनों के खत्म हो जाने का खतरा पैदा कर दिया है। क्यों? जैसे जनसंख्या बढ़ रही है ऐसी संसाधनों का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जितने लोग होंगे उतनी ही संसाधनों की ज़रूरत होगी। तो जैसे कि खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, इसलिए संसाधनों के संरक्षण की विधियों की तरफ ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। और इनकी जो प्रमुख विधियां हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला देखिए, हमसे 2 क्वेश्चन कंबाइन है कि संसाधनों का संरक्षण का क्या अर्थ है, वो हमने देख लिया है। अब इनकी विधियां हमको बतानी है कि संसाधनों का संरक्षण यानी इनकी सुरक्षा हम किस तरीके से कर सकते हैं। गैस, पहला जो है हमारा वो है वृक्षारोपण कर। वृक्षारोपण का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। तो वनों की संपदा को बढ़ाया जाए। वनों का उन्मूलन लकड़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते समय वैज्ञानिक विधियां अपनाई जाएं। अपरिपक्व और जो छोटे पेड़ होते हैं, युवा पेड़ होते हैं, उनको नहीं काटा जाना चाहिए।
दूसरा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती के लिए और समोच्च रेखाओं के अनुरूप जुताई की जाए, झूमिंग खेती पर नियंत्रण किया जाए और अति चराई और वननाश से होने वाली मृदा ह्रास को रोका जाए। अगला थर्ड पॉइंट हम कह सकते हैं कि वर्षा जल को रोकने के लिए बांधों का निर्माण किया जाए। जो पानी बहुत ज़्यादा बारिश के थ्रू आता है, फव्वारा, ड्रिप या ट्विकल पद्धतियों से सिंचाई कर जल की बर्बादी रोकी जाए और जल के पुनर्चक्रण को भी बढ़ाया जाए, जिसको रिसाइकल कहते हैं। आगे है गाइस अगला पॉइंट कि खनिजों के दोहन में बेहतर तकनीकों का उपयोग किया जाए और जहां भी संभव हो उनका पुनर्चक्रण किया जाए। ये ध्यान रखा जाए कि खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। अगला लास्ट पॉइंट हम ले सकते हैं कि संसाधनों के परिरक्षण और संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए और नीतियों के निर्धारण में इसे ध्यान से रखा जाए। सो गाइस कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर ये 5-6 पॉइंट डिस्कस किए हैं। पहला हमने देखा संसाधनों के संरक्षण का अर्थ क्या है, फिर इनकी विधि क्या हो सकती है। तो अर्थ यहाँ से यहाँ तक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसकी हमने 1, 2, 3 ऐसे करके 4-5 विधियाँ भी देख ली हैं। 5 विधियाँ हमने इसकी डिस्कस की हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना। और हाँ, अगर गाइस आप लोगों के पास इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश की बेहतरीन और अच्छी तैयारी के लिए आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम, मतलब बाय मी। इस चैनल का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, चैप्टर एक्सप्लेनेशन चल रही है, ग्रामर वाला पोर्शन चल रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। आपका इंग्लिश का सिलेबस घर बैठे आराम से हो जाएगा कंप्लीट। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हाँ, PDF अगर आपको इस वीडियो का या फिर किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम को फटाफट से ज्वाइन करो। टेलीग्राम का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और TMA के सोल्यूशन का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, जो अलग अलग सब्जेक्ट के आपके TMA है, जो अभी तैयार नहीं हुए हैं। तो TMA के सोल्यूशन भी हमने बहुत अच्छे तरीके से अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। और ज्योग्राफी का पेपर कैसे आता है वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखा देती हूँ, जो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो होगा। गाइस ये जो भी मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, चाहे इसमें से लॉन्ग आए या शॉर्ट आए, आते ही इन्हीं क्वेश्चन में से है घूम फिर के। आपको बस ये ध्यान रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन हो तो कम वर्ड में लिखना और लॉन्ग क्वेश्चन हो तो उनको थोड़ा डिटेल में लिखना। अब देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम और जो नीति हैं, यानी प्राकृतिक संसाधन किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा उनका संरक्षण उनको कर सकते हैं, तो भारत सरकार ने अपनी तरफ से क्या क्या कदम उठा रखे हैं वो देखने हैं। आंसर है कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज करना जरूरी है। इसके साथ ही ये भी ज़रूरी है कि संसाधनों का उपयोग बहुत ही विवेकपूर्ण और नियोजित ढंग से, मतलब बहुत ही समझदारी से और बहुत ही एक प्लानिंग के थ्रू होना चाहिए। एक तरफ नए संसाधनों की खोज की जाए और दूसरी तरफ पुनर्चक्रण के प्रयास किए जाए। इस दिशा में भारत सरकार ने गत दशकों के दौरान कई उल्लेखनीय कदम उठाए हैं, जिनमें कि निम्नलिखित शामिल हैं। पहला है कि केंद्र सरकार ने 1980 में वन तथा पर्यावरण मंत्रालय बनाया। राज्य सरकारों ने भी ऐसा किया है। इस तरह वन और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को महत्व मिला। दूसरा है, केंद्र सरकार ने 1950 में बनाई गई वन नीति को 1988 में संशोधित किया और इस नीति में हरित क्षेत्र पर बढ़ाने पर जोर दिया गया है। तीसरा है कि भूमि संरक्षण की संदर्श योजना बनाने के लिए 1983 में भूमि उपयोग एवं संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई और इसे 1985 में फिर से संगठित किया गया। फोर्थ पॉइंट है गाइस हम लोगों का कि राष्ट्रीय जल नीति 1987 में पारित की गई। कब पारित की गई? 1987 में, जिसमें पेयजल को प्राथमिकता देते हुए, मतलब पीने के पानी को सबसे प्राथमिकता दी और जल के उपयोग को बेहतर बनाने के दिशा निर्देश हैं। गाइस नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 5 कि भारत सरकार ने 1990 में राष्ट्रीय खनिज नीति बनाकर खनिज संपदा के दोहन का नियमन किया। और लास्ट पॉइंट है कि एक नई कृषि नीति तैयार की गई है जो जैव तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहन देने वाली है। तो कुछ इस तरीके से 6 पॉइंट है। क्वेश्चन दिखा देती हूँ फिर से। आपसे पूछा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने कौन कौन से कार्यक्रम और नीतियों को स्टार्ट किया है, तो वो सभी हमने यहाँ पर देखी हैं। कुछ इनमें आपको सन भी दिए हुए हैं कि इस सन में ये वाली नीति तैयार की भारत सरकार ने, ये क्या है, आपको थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को याद करना पड़ेगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने कच्चे और पक्के सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ जाएं फटाफट से। कीप स्टडी इन पाई स्टडी, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहिए। एनालिसिस इन्फॉर्मेशन के लिए, TMA के सोल्यूशन के लिए, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के पेपर के लिए, सिलेबस के लिए आप हमारे चैनल को कर सकते हो ज्वाइन। इंग्लिश की तैयारी के लिए, बेहतरीन तैयारी के लिए आप मेरे दूसरे चैनल जिसका नाम है लर्न इंग्लिश, उसको विजिट करिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। PDF फाइल चाहिए
चाहिए आपको अगर अलग अलग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे गिवन है, उसको ज्वाइन करिए फटाफट से। वहाँ पर आपको PDF फाइल मिल जाएगी सारे ही सब्जेक्ट्स की, ठीक है। और अगर ज्योग्राफी का पेपर कैसा आता है नहीं पता है, तो ज्योग्राफी के पेपर का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा और TMA सॉल्यूशंस का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। नेक्स्ट, और गाइज कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मैटर करता है, तो कमेंट करते रहें। सो गाइज हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर करवाऊंगी। टिल देन कीप स्टडीइंग, पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।